डिजीज बाय म्यूटेशन इन जीन इंक्लूडिंग प्रोटीन दैट रेगुलेट सेल ग्रोथ। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि सेल ग्रोथ जो था वो दो जीन्स कंट्रोल करती थी, एक को ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते थे, दूसरे को प्रोटो ऑन्कोजीन कहते थे। जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन आ जाता था इसको हम बोलते थे ऑन्कोजीन से है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती थी और ये टिश्यूज़ की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता था, जिससे ट्यूमर बनता था। ट्यूमर सप्रेसर जीन में जब म्यूटेशन आ जाती थी तो इसकी एक्सप्रेशन में डिक्रीज आ जाती थी और एज अ रिजल्ट अगेन सेल की ग्रोथ को जो कंट्रोल करने वाली जीन्स थी वो सप्रेस हो गई, तो अगेन सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्यूमर बनाना शुरू हो जाएगा। अब ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये दो सेल्स में, टाइप्स ऑफ सेल में होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स में भी होते हैं, एक जर्म सेल में भी होते हैं। जब जर्म सेल में होते हैं तो ये हमारी कौन सी सेल्स है, स्पर्म एंड एग्स वगैरह है, तो इसलिए ये हमारे ऑफस्प्रिंग को भी इनहेरिटेड इनकी इनहेरिटेंस होती है, यानी कि ये हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। कम्प्लेक्स म्यूटाजेनिक डिसऑर्डर्स, अब इसमें म्यूटाजेनिक भी है यानी म्यूटेशन इन द जीन्स, और दूसरा कम्प्लेक्स भी है, सही है। इसमें सबसे पहले म्यूटेशन पर हम आ जाते हैं, तो म्यूटेशन में ये कहते हैं कि यहाँ पर म्यूटेशन एक जीन से ज़्यादा जीन्स में होता है और ये लेस सेवेयर होता है, सही, यानी कि माइल्ड होते हैं। दूसरी तरफ कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि म्यूटेशन के साथ साथ यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट का और सोशल इन्वायरमेंट का। अब इस म्यूटेशन और फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के दरमियान क्या होता है, एक इंटरेक्शन होती है, यानी कि एक जेनेटिक वेरिएंट आ गया म्यूटेशन की वजह से, दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गया फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से, और इन दोनों इंटरेक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर्स रिजल्ट में आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसको कम्प्लेक्स म्यूटाजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं। या इसको मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो काजेज है वो एक से ज़्यादा है, फैक्टर्स देते हैं। या इसको पॉलीजेनिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा जीन्स में यहाँ पर म्यूटेशन होता है। और इसी तरह इनकी जो इनहेरिटेंस होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को इनहेरिटेड होते हैं। को इनहेरिटेड मीन्स यानी कि एक साथ इसकी जीन्स जाकर दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो जाती है, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये कि वेरिएशन होता है, यानी कि अगर 8 चिल्ड्रंस है तो हर एक चिल्ड्रन में इसके अलग अलग साइन सिम्टम्स होंगे, सही है। फिर इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 20 to 30% जीन्स की को इनहेरिटेंस होते हैं, और इस 20 to 30 जीन्स में जो होते हैं 6 to 7 जीन्स जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए होती है, HLA के लिए होती है, सही है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो एंटीजन है। और जब इस इनमें ये होती है तो बट 50% रिस्क जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाती है इन 6 to 7 जीन्स की को इनहेरिटेंस की वजह से, सही है। फिर यहाँ पर अगेन आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके बारे में ये कहते हैं कि कुछ जो डिजीज़ होते हैं वो एक तरह के बहुत सारे डिजीज़ में होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इस तरह डायबिटीज़ है, इसमें टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। इसी तरह जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होते हैं, या हम ऑटो इम्यून सिस्टम के अगर ले लें इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में बहुत सारे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, सही है, यानी कि सेम टाइप ऑफ बहुत सारे डिजीज़ में, और कुछ जो होते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक ही डिजीज़ में होती है, सही है। आगे क्या कहते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं ये इंट्रॉन्स में होते हैं, यानी कि कोडिंग रीजन आप सॉरी नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए, वहाँ पर जब म्यूटेशन होते हैं, और वहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि एपिजेनेटिक काजेस की वजह से होते हैं, या डीएनए की मिथाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या हिस्टोन प्रोटीन्स की एसिटाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो जीन्स की एक्सप्रेशन होती है वो कम हो जाती है, यानी कि ये क्या करते हैं, जीन्स की एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है। अब ये तो डिजीज़ के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब जेनिक या मल्टीजेनिक नॉर्मली क्या होता है, सही है। इसमें ये कहते हैं कि डिफरेंट मल्टीजेनिक जो होते हैं, जो पिनोटाइप बनाते हैं, फिजिकल अपीयरेंस बनाते हैं, वो वेरिएट करते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। जिस तरह के एक ही पेरेंट्स की औलाद होगा और उनकी हेयर के कलर डिफरेंस होंगे, सही है। इस तरह आई की कलर, स्किन की कलर, हाइट होगा, या इंटेलिजेंस जो IQ लेवल है वो डिफरेंट होगा, और इसको हम क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई भी कहते हैं, सही है, ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम। अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये नॉर्मल मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस को भी इफेक्ट करते हैं, सही है। किस तरह ये मॉडिफाई करते थे जीन्स की एक्सप्रेशन को, और एज अ रिजल्ट फिनोटाइप भी चेंज होता है। जीन की एक्सप्रेशन किस तरह मॉडिफाई होते हैं, बाय मिथाइलेशन ऑफ डीएनए एंड एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, या इसको हिस्टोन प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। अब क्या होगा कि एक बंदा होगा वो सफ़ेद होगा, लेकिन जब वो किसी गर्म मुल्क में जाएगा, जिस तरह सऊदी अरबिया है या अफ्रीका वगैरह है, वहाँ पर उसका रंग काला होना शुरू हो जाएगा, सही है। या कोई बंदा होगा वो थोड़ा इतना काला भी नहीं होगा लेकिन एक फेयर कलर होगा, जब वो किसी ठंडे इलाके में जाएगा जिस तरह साउथ वगैरह है, तो उसका रंग और सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो इसी तरह क्या है ना कि इस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं।
चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो। अब इसके बाद इन्होंने टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बताया है, जिसको हम डायबिटिस मेलाइटस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ वेट होता है। एज अ रिजल्ट वो बंदा क्या हो जाता है, ओबीज बन जाता है। ये भी जेनेटिक ट्रेट की वजह से है। और उस जेनेटिक ट्रेट पर डिफरेंट मल्टीफैक्टोरियल यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी असरात होते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स का भी असरात होते हैं। नंबर 1, ये फैमिलियल भी हो सकता है, यानी कि इनके पेरेंट्स में ये म्यूटेशन होगा और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अपने डॉटर सेल्स को ये ट्रांसफ़र करेगा। सही है। दूसरा, हमने पढ़ा है कि जो मेंडेलियन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो बहुत सारी म्यूटेशंस फॉलो करती है। सही है। तो उसी तरह यहाँ पर भी मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इन्वायरमेंटल और फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेस इन्वायरमेंट है, सही है, स्ट्रेस की वजह से भी ओबेसिटी होती है, या कोई फिजिकल फैक्टर्स यानी कि एक बंदा है उसका लाइफस्टाइल जो होती है बहुत अच्छा एक्सरसाइज वगैरह करता है तो वो ज़्यादा जल्दी ओबीस नहीं होगा। सही है। इस तरह एक और बंदा है वो बहुत लेजी है, वो एक्सरसाइज कुछ नहीं करता तो इसलिए वो वेट गेन बहुत जल्दी करेगा। तो एक बात ये होगी कि इन ही फैक्टर्स की वजह से ये जो डिजीज़ होते हैं ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इन तीनों स्टेजेस में हो सकता है। और एक बात और, ये जो डिफरेंट वेरिएशन इसमें आती है इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि ये मेंडेलियन ट्रांसमिशन की वजह से हो गया या हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होगा। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस फिर बताना भी मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर पर। सही है। इसके बारे में क्या कहते हैं कि किसी किस्म की इरेगुलरिटी आ जाए से है हमारे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के अंदर या उसके नंबर्स के अंदर, चाहे वो क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम हो या ऑटोसोम हो, इनमें अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाए और वो एबनॉर्मेलिटी किस टाइप की हो, चाहे वो गेन ऑफ द फंक्शन हो जिस तरह डुप्लीकेशन ऑफ द जीन होता है, या वो लॉस हो जिस तरह डिलीशन ऑफ द जीन होता है, या वो किसी एक्सचेंज ऑफ जीन्स की वजह हो जिस तरह ट्रांसलोकेशन में होते हैं, या सीक्वेंस चेंज हो जाए जिस तरह इन्वर्जन में होता है। इसे है। और इन सब चेंजेस की वजह से क्या हो जाए कि एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाए, उस डिसऑर्डर्स को हम फिर क्या कहेंगे, साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर। फिर एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग। ये क्या है, हम क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस चीज़ की, हमारी जीनोम की। किस तरह हम एक स्टेन ले लेते हैं, मोस्ट कॉमनली जिम्सा स्टेन, और उससे क्रोमोसोम्स को मेटाफेज के दौरान क्या कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं और उसको एक ऑर्डर में रख देते हैं बाय डिक्रीज इन लेंथ, यानी कि एक क्रोमोसोम जिसका ऑर्डर लेंथ ज़्यादा है उसको पहले रख लेते हैं, फिर जिसका लेंथ उससे कम होते हैं वो दूसरी नंबर पर रख लेते हैं। और फिर उस हर एक क्रोमोसोम जो होते हैं ये एक अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड शो करते हैं, यानी कि जिस जगह पर उसने स्टेन लिया होता है वो डार्क होता है, जिस जगह पर उसने स्टेन कम लिया होता है या नहीं लिया होता है वो लाइट दिखाई देती है। किस के लिए, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा क्रोमोसोम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और किस तरह नॉर्मल इन एबनॉर्मल है उसकी नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स किस तरह है। जिस तरह यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, ये जो होते हैं क्रोमोसोम ऐसे हैं, ये इस सारे के सारे जीनोम्स की क्रोमोसोम है। एक नंबर पर हमने ज़्यादा लेंथ के रखे हुए है, फिर डिक्रीज इन द क्रोमोसोम लेंथ में हमने फिर इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर रखा गया। और हर एक क्रोमोसोम पर लाइट एंड डार्क स्टेन है जो यहाँ पर भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ऐसे है। फिर इसके आगे कैरियोटाइपिंग में हम क्या कर देते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि ये एक क्रोमोसोम है, इसका एक आर्म जो बड़ा होता है उसको हम क्यू नाम दे देते हैं और दूसरा आर्म जो छोटा होता है उसको हम पी नाम दे देते हैं। और इसी तरह हम जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स की एक नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं जिसको हम साइटोजेनेटिक नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। सही है। साइटोजेनेटिक नॉमेनक्लेचर किस तरह होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिख लेते हैं, जिस तरह 46 जो होती है वो नॉर्मल ह्यूमंस में होती है। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस 46। उसके बाद हम 6 क्रोमोसोम लिख लेते हैं, जिस तरह एक्स है और वाई है नॉर्मली। और इसके बाद अगर उसमें कोई एबनॉर्मल क्रोमोसोम है वो लिख लेते हैं। ऐसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ट्राइसोमी 21 ले लें, जिस तरह वो है डाउन सिंड्रोम है, कौन सा है, उसमें टोटल क्रोमोसोम 47 होते हैं, फिर 6 क्रोमोसोम एक्स वाई उसमें होती है, और उसमें फिर हम लिख लेते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम, क्योंकि 21 नंबर क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा कॉपी होता है तो प्लस उसे लिख लेते हैं। इसे है। अब इसके अलावा हम लोकेशन को भी क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। इसे है। जिस तरह एक जीन है, लेट से उसका लोकेशन हम लिख लेते हैं, वो जीन कौन सा है, वो ये वाला जीन है, एक्स जीन है, तो पहले हम
वो कौन सी क्रोमोसोम पर वो जीन है, फिर वो पहले हम वो लिख लेते हैं। लेट्स से एक्स क्रोमोसोम पर है तो पहले हम एक्स क्रोमोसोम लिख लेंगे, सही है, ये क्रोमोसोम हो गया। फिर उसकी लॉन्ग आर्म पर है या शॉर्ट आर्म पर है, तो शॉर्ट आर्म पर है हमने पी लिख लिया, अगर लॉन्ग आर्म पर होता था हमने क्यू लिखना होता था। फिर उस कौन सी रीजन में है, फिर इस आर्म, हर एक आर्म में हमने रीजन्स में डिवीजन की है, तो 21 रीजन्स में है, सही है, सॉरी 221 में है। फिर उस पर डिफरेंट बैंड्स होते हैं, रीजन को बैंड भी कहते हैं, सही है। उसमें कौन सी सब रीजन में है, सब रीजन को दूसरा नाम बैंड कहते हैं, सही है। और इसके बाद अगर कोई और टर्म आ जाए, लेट्स से 2 है, फिर हम उसको सब सब रीजन कहते हैं, या बैंड नंबर 2 कहते हैं, या सब बैंड कहते हैं। तो इस तरह हम एक जीन की लोकेशन फाइंड करते हैं, सही है। अब हमें यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पहले हमने क्रोमोसोम नंबर लिख लिया, फिर हमने आर्म लिख लिया कि शॉर्ट आर्म है या लॉन्ग आर्म है, उसके बाद हमने रीजन लिख लिया, फिर हमने बैंड 1 लिख लिया या सब रीजन लिख लिया, फिर हमने बैंड 2 या सब बैंड या सब रीजन लिख लिया, सही है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 20 पर है, शॉर्ट आर्म पर है, 21 रीजन पर है, और बैंड नंबर, सॉरी हाँ, बैंड नंबर 1 में कौन से बैंड पर है, ये इस तरह हम नॉमेनक्लेचर में लिख लेते हैं। अब साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर के पैराग्राफ में कुछ और बातें लिखी गई है, वो इस तरह है कि ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट एक 200 बच्चों में एक बच्चे में ये ज़रूर पाई जाती है, सही है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो होते हैं 50% ऑफ द स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो होते हैं वो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये होती है, सही है। और ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाते हैं ये पेरेंट्स के नंबर ऑफ फेटसेस के साथ ज़्यादा होती है, यानी कि एक पेरेंट है उसका 4 चिल्ड्रन हो चुकी है तो 5वां चिल्ड्रन बच्चे में जो होगा उसकी रिस्क ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फोर्थ में फिर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड में फिर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड, से है इसी तरह। और जगह पर एक लफ्ज़ आ गया जी बेंडिंग, वो जी और जिम सस्टेन है जो हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, जो बेंडिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स आते हैं, सही है, इस बारे में है। अब इसके बाद आ जाती है न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़, सही है। तो न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ में तो यहाँ पर पहले हम न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में नॉर्मल डिस्कस करते हैं, हैं। एक होते हैं हैप्लॉइड नंबर, से हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम। हमारे ह्यूमन में नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके